हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखो दोस्तों, ये प्राचीन इतिहास का नोट्स है जो पूरा हैंड रिटन नोट्स है जो हमने खुद लिखकर तैयार किया है। कम से कम 5-6 महीने पढ़ने के बाद मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसको मैंने अपने याद रखने के लिए यह नोट्स तैयार किया है। यह नोट्स आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, पर यह मेरे हिसाब से रामबाण है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इंडिया लेवल की कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा की दृष्टि से प्राचीन इतिहास को अगर आप लोगों को अच्छे से देखना है और तैयार करना है तो यह नोट्स बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। हमारा ये नोट्स पीजीटी के लिए तो रामबाण साबित होगा। पीजीटी हो या डीजीटी हो या यूपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी की परीक्षा हो, सभी में यह नोट्स बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपको सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में परिचय देना चाहूँगी। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। आगे मैंने इसके बारे में खोज के बारे में इसके बताया है कि कौन कौन सी खोजें इसमें करी गई हैं और इसमें किस किस ने यह खोजें की हैं। स्थल थी हड़प्पा नगर, जो दयाराम साहनी जी ने 1921 में इसकी खोज की है, जो इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है, जिसमें बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार, बैलगाड़ी आदि की खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो नगर, जो मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है, जो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की है 1922 में, जो इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जिसमें विशाल स्नानागार, अन्नागार, काशी की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, बुने हुए कपड़े आदि की खोज हुई थी। वैसे तो इसमें बहुत सी खोजें हैं जो मैंने इसमें नोट कर दी हैं। लोथल नाम की एक जो जगह खोज हुई थी, आर राव जी ने 1953 में की। गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएं, शतरंज का खेल आदि इसकी खोजें हैं। आगे मैं बताना चाहूँगी कि सिंधु घाटी सभ्यता के चरण कितने चरण होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण होते हैं। नंबर 1 प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, जो 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक चली। नंबर 2 परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, जो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक चली। नंबर 3 उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक चली। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे धंगर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईस्वी पूर्व का समय का मिलता है। इसके आगे सिंधु घाटी की सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। 1700 ईस्वी पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी संस्कृतियों में इनके तत्व देखे जा सकते हैं। आगे मैं बताना चाहूँगी कि इसकी नगर योजना और विन्यास। हड़प्पाई सभ्यता में अपनी नगर योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिनमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग के नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। आगे मैं इसकी कृषि के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि हड़प्पाई गांव मुख्यतः पालवन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन भी करते थे। गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। इसके अलावा जहाँ
चित्र में पुरातत्व खुदाई में बैलों के जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता होती थी। नहरों की बात आए तो नहरों के अवशेष जो हड़प्पाई स्थल सोर्तगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं है। इसके आगे अर्थव्यवस्था के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि अर्थव्यवस्था इसकी कैसी थी। अब अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार और महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। आगे शिल्प कला के बारे में जानना चाहेंगे कि शिल्प कला इसकी कैसी थी। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उनके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और दिन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। आगे संस्थाएं, इसकी संस्थाएं कौन कौन सी। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधविदों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफ़ी कठिनाई का कार्य है। अगर हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्र की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं है। इनके धर्म के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया। इसमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को भी दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, जो कि मुद्रा में बैठे हुए योगी को दर्शाते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईस्वी पूर्व पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी तक भी विवादित ही हैं। एक सिद्धांत यह बताता है कि इंडो यूरेनियन जनजातियों और आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था, जिससे उसको हरा दिया था। इसी वजह से उसका पतन हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी संस्कृतियों में इसके कई तत्व पाए गए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्व सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य मानते हैं। यह कहा जाता है कि अन्य कारण भी हो सकते हैं कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण, खाद्य उत्पादन क्षेत्रों के बाढ़ आ जाने के कारण, इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ परंतु निश्चित कारण माना गया है। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विनतिकी क्षेत्रों में की उत्पत्ति की हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई। इसकी वजह से भी इसका पतन हुआ था। आगे बस इतना काफ़ी है इसके बारे में, जो इसके पतन तक पहुंचाता है। यही आपके सब एग्ज़ाम में आने की उम्मीद होती है और यही सब हमने इसमें बताया है। बाकी आप लोग इसको पढ़कर देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, इसमें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सारी परीक्षाओं को पास करने में यह आपके लिए मददगार बनेगा। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।